स्वरूप का मतलब ये होता है कि भारत के जो अंदर का जितने भी भाग है जिसमें स्थलाकृतियाँ आ गई, पर्वत पठार मैदान, सारी की सारी चीज़ें आ गई, प्लेटें होगी, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कैसे भूकंप आते हैं, कौन सी सीमाएं होती हैं, उन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इसके बीच में क्या है कि विभिन्न प्रकार की शैलें मिलती हैं। ये तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा में रंगों में भिन्नता पाई जाती है, ये भी आपको बता दिया था। भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण भूगर्भीय भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावच को प्रभावित किया है। इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण होती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि अपने एक स्थान पर ही किसी चीज का टूटकर वहां पे गिर जाना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक कर जाना या हवा के माध्यम से आना, किसी भी तरह से जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण का मतलब ये होता है कि एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो उसको हम निक्षेपित कह सकते हैं। उसके बाद में आगे हैं प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर व ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है और इसके कारण वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आप सभी को ये प्लेटें दिखाई दे रही हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी धरातल का भाग है उसके नीचे जो महाद्वीपीय होते हैं वो सारे के सारे प्लेटों पे टिके होते हैं। अगर वो प्लेटों की अभिसारी सीमा हो तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, पास पास में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एक दूसरे के नीचे धस जाते हैं, जिससे कि वलन पड़ जाते हैं। हम कह सकते हैं पर्वतों का निर्माण भी इसी क्रिया के कारण होता है। उसके बाद में आती है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा क्या होती है कि ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है, जिसके कारण बीच में खड्डे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में है मैटर रूपांतरित परिसीमा। रूपांतरित परिसीमा क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लंबवत चली जाती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तीसरा। उसके बाद में अगला जो है, इसके बीच में वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हैं। 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे कि आप सभी को बता दिया है। अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा, इसके कारण में बता दिया। थोड़ा बहुत इसमें पढ़ सकते हैं। यही बातें लिखी हुई हैं कि ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, लंबवत दिशा में जाती है तो क्या निर्माण होता है, टूटकर टकराकर टूट जाती है, नीचे धस जाती है, वो सारी सारी बातें हैं। उसके बाद में उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं के रूप में विकसित होगी। वही आपको अभिसारी सीमा वाला बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस जाती है, जिससे कि ऊपर की प्लेट जो होती है वो एक विशाल आकृति का निर्माण करती है और जिससे कि पर्वत बन जाते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार हो गया था, विकसित हो गया था। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियां अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया था। अवसादी निक्षेप का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें होती हैं वो टूट जाती हैं, टूटने के कारण कण बन जाते हैं। ठीक है, वो सारे सारे अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जहाँ भी खड्डे होते हैं या नदियाँ बहरी होती है वहाँ पे भर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ठीक है, मतलब कि भौतिक विभिन्नताएं बहुत सारी हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे प्राचीन है। उसके बाद में मुख्य भौगोलिक वितरण। तो मुख्य भौगोलिक वितरण में 6 भागों में बांटा गया भारत के भौतिक प्रदेश को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 हैं? सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में इसकी ऊंचाई 2400, इसकी ऊंचाई कितनी है वो बताई हुई है, लंबाई चौड़ाई बताई हुई है, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। उसके बाद में 400 किलोमीटर कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और पश्चिम में क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर का जो लाल लाल वाला एरिया, ये सारे का सारा अरावली पर्वतमाला का एरिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पर्वतीय इलाका वो सारे का सारा नजर आता है। यहाँ पे अरावली श्रेणी आ गई, ये हिमालय का भाग आ गया। जहाँ यहाँ पे लाल लाल निशान आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पर्वत, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर भी पहाड़ियाँ मिलती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ कुछ ये पर्वत आपके सामने दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर। अब जो भारत के अंदर सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, कंचनजंगा या K2 के नाम से जाना जाता है।
8598 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर है। इसको भी भागों में बांटा गया है हिमालय को, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित सबसे अधिक असम में है। हिमालय का जो भाग है, हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि असम वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, वही अभिसारी सीमा के कारण हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है। जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी के अंदर स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ हैं। उसके बाद में हिमालय के अंदर जो स्थित क्षेत्र है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें जो घाटियाँ, लंबवत घाटियाँ, उसको दून कहा जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारे के सारे हम कह सकते हैं एक क्षेत्र विशेष हैं। उसके बाद में इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया, मतलब कि हिमालय को नदी घाटियों के हिसाब से बांटा गया, जिसमें उदाहरण के लिए सतलुज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मतलब कि ये जो आपके सामने इंडिया का मैप दिखाया गया, इसको इन्होंने नदियों के हिसाब से बांट दिया जो हिमालय का क्षेत्र था। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हैं और भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाते हैं, और वहाँ की जो पहाड़ियाँ उसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ से ढकी हैं। अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं व घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो व मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। उसके बाद में उत्तरी का मैदान, तो उत्तरी के मैदान में सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि उत्तरी मैदान का क्षेत्र वो सारा सारा नदियों से बना है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा व 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जलवायु है वो बिल्कुल जनसंख्या के अनुकूल है। जहाँ पे जनसंख्या की जितनी भी परिस्थितियाँ सारी की सारी अनुकूल मिलेंगी, वहाँ पे जनता सबसे ज़्यादा निवास करती है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। तो सारी की सारी जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो सारी की सारी उत्तरी मैदान में पूरी हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। ज़्यादातर जनसंख्या आपको नदियों वाले क्षेत्र में ही मिलती है, क्योंकि जल की जो सुविधा वह सबसे बड़ी सुविधा के रूप में मानी जाती है। उसके बाद में दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, दोआब कहलाता है। इसी तरह जो पंजाब है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस आब। इसका मतलब क्या है कि जो 5 नदियों का संगम होता है पंजाब के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती हैं और मैदानों के इस भागों में दोआब की संख्या बहुत ज़्यादा ही अधिक है, क्योंकि 5 नदियों का संगम होता है, इसीलिए उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है, 2 नदियों के बीच का। फिर गंगा का मैदान हो गया, इसके अंदर घग्गर तीस्ता नदी के बीच का हो गया। उत्तरी भारत का आप क्षेत्र देख सकते हैं, आपको डायग्राम में दिखा देंगे। उसके बाद में आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें, जो नम व दलदली क्षेत्र होता है उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्या है कि पाकिस्तान से कई शरणार्थी आए थे जो कि कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगलों को वहाँ पे काटा जा चुका था। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। इसमें आपको बता दें कि एक होता है भाबर, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। जो खादर होता है वो होते हैं नए निक्षेप, मतलब कि जब भी मिट्टी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है तो वो नए पत्थरों का निर्माण करती है, या हम कह सकते हैं जहाँ पे जमा हो जाती है वो नए निक्षेप खादर कहलाते हैं। और बांगर क्या होता है, अगर वह पुराने मैदान है तो उसको हम बांगर कहते हैं, ठीक है। यह आप पढ़ सकते हैं, इसके बीच में लिखा हुआ है बांगर लिखा हुआ है, वैसे ये बांगर कहलाता है। उसके बाद में यहाँ प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार हमारा दक्षिणी वाला भाग है। आज हम यही पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। उसके बाद में जो अगले का लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वहाँ पे
कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किन किन शैलों से बना, वो सारी की सारी चीज़ें इसके बीच में। अगन्य तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने पर वह अपवाह के कारण बना था। प्राचीनतम भूभाग का यह एक हिस्सा, इस पठार में छोड़ी व छिछली घाटियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसमें भी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मध्य में उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, इस पठार के दो भाग हैं। उसके बाद में नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। इसके बाद में ये कुछ नदियाँ बताई गई हैं कि जो मध्य भारत के अंदर हम कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय पठार के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया। उसके बाद में इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसमें चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मानचित्र पर इन पहाड़ियों को आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्थिति ज्ञात होती है आपको, जैसे कि पिछला मैप दिखाया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे के सारे भौतिक प्रदेश दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद में आ गया भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। दक्षिण के पठार के पूर्वी या पश्चिमी सिरे पर पूर्वी या पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो है वो 900 से 1600 मीटर तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित व बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। तो इसके बाद में कुछ यहाँ पे आपके सामने पर्वत हैं, थोड़ा बहुत पहाड़ हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।